देश के अंदर एक महाआयोजन चल रहा है जिसका समस्त भारतीयों को, चाहे वो देश में है, चाहे विदेश में है, उन्हें गर्व है। देश कुछ ऐसा ऐतिहासिक करने जा रहा है कि वो अपनी 1/3 आबादी को 1.5 महीने से भी कम वक्त के भीतर एक स्थान पर एकत्रित करके संगम के अंदर डुबकी लगा रहा है। नाम उसका महाकुंभ है। निश्चित ही यह एक पावन कार्य है और इस पावन कार्य को करने में सरकारों ने अपने लेवल पर भरसक प्रयास किए कि इस कार्य को बहुत अच्छे से आयोजित करा दिया जाए। लेकिन जब आयोजक अपने किसी आयोजन में चूकता है तो जिम्मेदारी भी आयोजक की ही होती है, क्योंकि जब आयोजक अपने किसी आयोजन की क्रेडिबिलिटी के नाम पर या फिर अपने काम के नाम पर बधाई ले रहा होता है, तो जिस प्रकार से बधाइयां उनकी होती हैं, ऐसे ही अगर वो कुछ गलत करते हैं तो क्रिटिसिज्म भी उन्हीं का होता है। अब आप पूछेंगे कि ये सुबह सुबह प्रवचन किस बात के? प्रवचन इस बात के कि हमारे देश के अंदर आयोजित हो रहे इस महाकुंभ में देश की सरकार ने, रेल मंत्रालय ने, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, जहां-जहां सब तरह से लोगों को पहुंचाया जा सकता है, सभी राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर यह प्रयास किया कि वे इस आयोजन को सफल बनाने का तमाम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए सबको आश्वासन दिया कि आप आइए, हम तैयार हैं। आप आइए, हम आपके इस आयोजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए तैयार हैं। आप घर से निकलिए तो सही, आपको ले जाने के लिए हम तैयार खड़े हैं। तैयार खड़े हैं, कुछ इस तरह हम लोग पहुंच जाते हैं। ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ इस प्रकार के नजारे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये नजारे ट्रेन में घुसती हुई भीड़ के रूप में तब्दील होते हैं, क्योंकि आपने निमंत्रण ही कुछ बाहरी दिया था। आपने निमंत्रण दिया था कि आप आइए, हम पूरी तैयारी से आपको ले जाने का इंतजार कर रहे हैं। हम पहुंचे, लेकिन जब हम पहुंचे तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारी पहचान के नाम पर हमारे जूते चप्पल या कपड़ों के बचे हुए अवशेष रह गए। कुछ बचा तो कुछ इस तरह की तस्वीरें थी जो हम बहुत घर से उम्मीदें करके निकले थे, क्योंकि हमारी चुनी हुई सरकार ने, हमारे अपने नौकरों ने, क्योंकि असल मायने में ये जनता के नौकर जब वोट मांगने निकलते हैं तो ये कहकर निकलते हैं कि हम तो आपके सेवक हैं, हम आपके नौकर हैं। ये वो लोग हैं जो हमसे ये कहते हैं कि आप आओ, हम आपके लिए तैयार खड़े हैं। उन तैयारी करने वालों के कहने पर जब हमारे घर के सदस्य बाहर निकलते हैं, हमारे परिवारजन बाहर निकलते हैं, हमारे अपने बाहर निकलते हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसा धोखा हो जाता है। एक ऐसा धोखा जिसमें हम अपने ही लगभग 18 लोगों को खो देते हैं। और ये वो नंबर है जो कि दिल्ली राजधानी में घटित हुआ है। ये वो नंबर है जिस जगह को देश के नाम पर ही नहीं, दुनिया भर में जब देश देश को संबोधित किया जाता है तो राजधानी के नाम से ही संबोधित किया जाता है। ये वो जगह है जहां से राष्ट्रपति भवन, जहां से संसद, जहां से प्रधानमंत्री आवास बमुश्किल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो जगह है जहां पर प्रबंधन और सुरक्षा की उच्चतम कौशल की अपेक्षा थी, लेकिन जो तस्वीरें बयान की गई, वो तस्वीरें देखते ही एक बार के लिए दिल बैठ जाता है। स्थितियां ऐसी कि देखने वालों को लगता है कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। कहा गया था कि हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं, आप लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वहां केवल काउंटर चल रहे हैं जो 1 घंटे में 1500 टिकट बेचने पर विचार कर रहे हैं। अगर घंटे के हिसाब से 1500 टिकट बेचे जा रहे हैं तो एक ट्रेन की उच्चतम क्या कैपेसिटी होगी जो इतने सारे लोगों को ले जा करके कुंभ के अंदर स्नान करा पाएगी। ये कोई भी गलत लोग नहीं थे, इनमें से किसी को भी ये धोखा नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा चीट हो जाएगा, क्योंकि हमें गाजे बाजे के साथ, हर तरह के प्रचार तंत्र के साथ, हर तरह के बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ, हर तरह के राजनेता, अभिनेता सभी के साथ बार बार यही कहलवाया गया कि आप आइए, हमने आपके लिए पूरी व्यवस्थाएं की हैं। हां, बिल्कुल की हैं। अगर आप बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, आप देश के, आप राज्य के, आप शहर के कोई नामचीन पहचान वाले व्यक्ति हैं, तो आपके लिए ऐसी व्यवस्था है कि आपके प्रोटोकॉल में भी गाड़ियां होंगी, घाट भी वीआईपी होंगे, आपके लिए रास्तों को रोक दिया जाएगा। लेकिन आप देश के वो आम नागरिक हैं जिन्होंने वोट देकर के अपने लिए जनता की सरकार चुनी है, वो कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी से बचते और भागते जब दिखाई देते हैं तो कुछ इस तरह की घटनाएं आपके सामने निकलकर आती हैं जिसके अंदर लगभग 18 लोगों की मौत हो जाती है। और यह घटना केवल देश के लिए ही नहीं, पूरे विदेश के लिए चर्चा का विषय है। देश के लोग दुनिया के बाहर बैठ करके अपनी इज्जत को लेकर के बड़े ही शर्मसार हैं कि हमारे देश ने एक तरफ एक ऐसा आयोजन किया जिस आयोजन के नाम पर हम दुनिया को कह रहे थे कि देखो, हमने एक ऐसा आयोजन किया जिसकी वजह से ना कोई बीमारी फैली, ना कोई हुड़दंग पनपा, ना किसी तरह की कोई कियोस क्रिएट हुआ। और वहीं दूसरी ओर हम जब बताते हैं कि हम भीड़ को मैनेज नहीं कर पाए, तो फिर लोग हंसते हैं कि आपके तो ये 144 साल बाद आया था ना।
और आप लोगों ने तो इस तरह के स्टैम्प्ड रेलवे स्टेशंस पर देखे ही हैं। अगर आपने देखे हैं तो फिर तैयारियां क्यों नहीं की थी? ये तो वही वाली बात हुई कि एग्जाम के नाम पर आपने खूब गाजे बाजे बजाए कि हम एग्जाम के अंदर इस बार फोड़ देंगे, मेरिट में आएंगे, इस बार हम सबको दिखा देंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जाम देने पहुंचते हैं तब कहते हैं कि अरे ये कहां से सवाल पूछ लिया, इसके लिए तो हम तैयार ही नहीं थे। कुछ वैसी परिस्थितियां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब क्रिएट हुई तो इसके बाद सुर्खियां निकलती हैं कि 14 महिलाएं, 4 पुरुष और 4 बच्चे मरने की भी खबर निकल कर आती है। 25 से ज्यादा लोगों के बारे में जानकारी आती है कि लोग घायल हुए हैं। 14 महिलाएं, 4 पुरुष जो मरने वालों के अंदर शामिल होते हैं, उनमें से 4 बच्चे हैं। अब यहां पर एक बड़ा ही नैरेटिव चल रहा है और नैरेटिव इस तरह से चल रहा है कि भाई पहले तो जब लोग तीर्थ करने जाते थे तो घर वालों को बोलकर जाते थे कि बच गए तो समझना अच्छा हुआ, नहीं तो हम चले गए। भाई साहब, आप अगर समझदार श्रेणी में शामिल होते हैं, जब आपको इनवाइट करके यहां पर बुलाया जा रहा है, आप कह रहे हैं नहीं साहब आप तो पुण्य कमाने जा रहे हैं, उस बच्चे को नहीं है साहब समझ। जो 4 बच्चा है ना, 4 जो बच्चे यहां पर मारे गए, उनको नहीं पता है कि ये पुण्य क्या है, पाप क्या है। वो गोदी के बच्चे हैं, मां बाप के साथ अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। रास्ते का एक पड़ाव है प्रयागराज, लेकिन हो सकता है कि कोई दिल्ली से निकला हो बिहार जाने के लिए, क्योंकि जब मृतकों की संख्या निकल कर आती है तो उसके अंदर बिहार के लोग भी शामिल होते हैं। हो सकता है कि वो संभवतया वाया प्रयागराज होकर बिहार जा रहे हों। हो सकता है कि वो अन्य उन राज्यों में जो प्रयाग से आगे जाने वाली ट्रेन है उनके सवार हों, क्योंकि ये ट्रेनें जिनसे यात्री सफर करके जाना चाहते थे ये आगे तक जाती हैं, भारत के बहुत से कोनों को, भारत के पूर्वी किनारों को मध्य भारत से जोड़ती हैं। ये स्थितियां जो आपके सामने हैं, इन स्थितियों को देखकर एक ही सवाल बनता है कि कहां गए वो जिम्मेदार जिन्हें ये दिख रही थी भीड़। बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं और बहुत तरह के प्रश्न ये होते हैं कि नहीं हमारे पास संसाधन इतने नहीं है कि हम इतने तरह की भीड़ एकत्रित करने के बाद उनकी व्यवस्था दे पाएं। सर, अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो जनता को बताने में बड़ी खुशी होगी कि 7500 करोड़ रुपए का अगर पूरा आपका इन्वेस्टमेंट है इस पूरे महाकुंभ में, तो आप इससे कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं। आपके टेंट्स यहां पर बेचे गए हैं, आपको बकायदा उससे राजस्व की प्राप्ति हुई है। ये बहुत अच्छी अच्छी सुर्खियों में शामिल हुआ है कि आप यहां पर इस मेले को आयोजित करके राजस्व में जिस प्रकार की वृद्धि करने वाले हैं। ये मेले का आयोजन केवल धर्मार्थ किया गया कार्य नहीं है, लेकिन क्रेडिट इसके इसी प्रकार से लिए जा रहे हैं जैसे धर्म के नाम पर किया गया कार्य है। हर व्यक्ति जो यहां जा रहा है उसको कुछ भी निःशुल्क नहीं है। जाने वाला यात्री अपने रास्ते का खर्च खुद करता है, अपनी व्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपने जान माल की सुरक्षा खुद करता है, अपने रहने खाने की व्यवस्थाएं सब खुद से करता है। हां, कुछ धर्मार्थ और समाज सेवी संस्थान हैं जो रास्ते में पानी और भोजन की व्यवस्था केवल अपने धर्मार्जन के लिए कर रहे हैं, या फिर उनको जनता ने सक्षम बनाया है कि आप इनकी मदद कर दीजिए तो कर रहे हैं। आपने तो इसे प्रॉपर एक इवेंट के रूप में आयोजित किया है, जिस इवेंट के माध्यम से भर करके पैसे कमाए जा सकते हैं। और कमाना बुरी बात नहीं है। हमारे देश में मेले हुए, त्योहार हुए, शादियां हुई, ये अक्सर वो चीजें मानी जाती हैं जिससे इकोनॉमी के अंदर एक मूवमेंट आता है। मुसीबत यह है कि आप राजस्व अर्जित करते हुए भी उसे अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो यह फेलियर कंसीडर किया जाएगा। जिस प्रकार से देश में चेनाब पुल बनता है तो हम तारीफों में कसीदे कसते हैं, वंदे भारत चलती है तो हम तारीफों में कसीदे कसते हैं कि देखिए हमारे रेलवे ने क्या कारनामा कर दिखाया। तो ऐसे समय पर जब आपकी विफलताएं आएंगी तो निकलकर बाहर आइए और इस बाहर आने पर इसे स्वीकार कीजिए कि हां, ये हमसे गलती हुई है और इस गलती के ऊपर हम खुद से स्वीकार करते हैं कि हमने एक प्रशासनिक चूक की है। क्योंकि इतनी लाखों की संख्या में अगर भीड़ एक जगह एकत्रित थी तो फिर आप कहां थे, आपका व्यवस्था कहां थी, पुलिस कहां थी, स्टाफ का अरेंजमेंट क्या था। और अगर आपको लगता है कि स्टाफ इतना नहीं होता तो आपने जब न्योता 40 करोड़ लोगों को दे दिया था आइए, तो आपने तैयारियां क्यों नहीं की थी? क्या आप ये चाहते थे कि देश पूरी दुनिया में फिर से एक बार शर्मिंदा हो कि देखो हम भीड़ तो रखते हैं लेकिन प्रबंधन नहीं रखते हैं, लोग हमें बाहर बैठकर ट्रोल करें, फिर आप बाहर निकलकर आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं आप हमें ट्रोल मत करिए क्योंकि हम तो यहां पर एकदम साथ हैं, है ना? तो यहां पर साथियों ये जो नंबर्स हैं आपके सामने हैं। बिहार के 9 लोग, दिल्ली के 8 और 1 हरियाणा से मरने वालों की खबर निकल कर आई। अब चलते हैं कि हादसा अल्टीमेटली हुआ कैसे था। कहा जा रहा है शनिवार की रात थी, रात करीबन 8:30 बजे थे। 8:30 बजे के लिए प्रयागराज जाने के लिए 3 ट्रेनें थी। उन 3 ट्रेनों के लिए इंतजार जनता कर रही थी। 13, 14, 15 नंबर के प्लेटफॉर्म्स को इंतजार के लिए रखा गया था। लोग प्लेटफॉर्म्स पर इंतजार कर रहे थे। कहते हैं कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। इनमें से दोनों ट्रेनें, भुवनेश्वर राजधानी और प्रयागराज जाने वाली जो स्वतंत्रता सेनानी है, ये दोनों ट्रेनें लेट हो गई। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर एकत्रित हुई। जब भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही थी तो सुनते ही 14 पर मौजूद जो भीड़ थी वो 16 की तरफ दौड़ने लगी। मतलब कुछ इस प्रकार की घटना घटी कि 2 प्लेटफॉर्म पर जहां इंतजार हो रहा था कि 3 ट्रेनें प्रयागराज के लिए तैयार हो रही हैं,
तो यहां पर लास्ट मोमेंट पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि नहीं, वो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अब यह बात होना, यह रेलवे का एक तकनीकी कारण हो सकता है कि उसे लगता है कि नहीं, अब यह प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है ले जाने के लिए। सुरक्षा के लिहाज से अगर ट्रेन को पहुंचाया गया तो पटरी के दोनों तरफ लोग हैं और ऐसे में ट्रेन के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, तो दूसरा प्लेटफॉर्म लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दिया गया। लेकिन साहब, ये लास्ट मोमेंट पर चेंज करने वाले लोगों को क्या ये नहीं दिखाई दे रहा था कि जनता भगदड़ करने लगेगी, वहां से दौड़कर फुटओवर ब्रिज के माध्यम से दूसरी तरफ जाएगी, और अगर ऐसा करेगी तो जल्दबाजी में ना जाने कितने ही मासूम जो इस दौड़ का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, जो सीट फर्स्ट पाने की कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे, वो इसमें कुचल दिए जाएंगे। हुआ भी वही। यहां पर नंबर पहली गलती थी कि इतनी भीड़ जब हो रही थी तो आप हर घंटे 1500 टिकट क्यों बेच रहे थे केवल प्रयागराज के। नंबर दूसरा, जब भीड़ बढ़ने का अंदेशा था तो फिर आपने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया, और अंतिम समय में भीड़ के बीच में कंफ्यूजन पैदा क्यों किया गया। जब आपको पता है कि 3 ट्रेनें वहां जानी है, प्रबंधन के नाम पर आपने कसीदे कसे कि हमने इतनी तैयारियां की हैं, तो ट्रेनें फाइनली इतनी लेट क्यों थी कि जनता वहां पर बिगड़ गई। नंबर दूसरा यह था कि यहां पर एक साथ कई लोग टिकट काउंटर्स पर थे, आपका क्या प्रबंधन था। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी, तो क्या आपका प्रशासन इन वृद्धि को मॉनिटर नहीं कर पा रहा था कि लगातार यहां पर संख्या बढ़ रही है। प्रयागराज के अंदर प्रबंधन था, तो नई दिल्ली जैसी राजधानी जैसी प्राइम जगह पर ऐसा प्रबंधन क्यों नहीं था। यह सवाल हर कोई व्यक्ति पूछ रहा है। जानकार बता रहे हैं मीडिया के सामने आकर के कि लोग वहां पर पुलिस की तरफ से यह कहते हुए सुन रहे थे कि अगर जान बचानी है तो लौट जाओ। कंफर्म टिकट वाले लोग भी डिब्बे में नहीं घुस पा रहे हैं, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, भीड़ बढ़ रही है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि उनके अपने कहां हैं। और साथियों, ये वो नंबर्स होते हैं जिनके बारे में ऑथेंटिसिटी कोई क्लेम नहीं करता। फाइनली एक अस्पताल की तरफ से आउटलाइन आती है जिसको मान लिया जाता है, अस्पताल ने कहा इतने लोग मर गए। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इतनी बड़ी भीड़ में कौन व्यक्ति मरा, कौन बचा, ये इस बात की जवाबदेही तय होने में देश का मजाक बन गया। कई लोग तो इसे शुरुआत में अफवाह बताने लगे। बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने इसे एक अफवाह करार दिया। अफवाह करार देने के बाद में फिर यह घटना आगे अपडेट होने लगी तो फिर कहा गया कि हां, कुछ ऐसा कियोस्क क्रिएट हुआ है। मतलब मंत्री तक को यह स्वीकार करने में कि हां, यहां पर भगदड़ से इतने लोग मर गए हैं, उन्हें 4 घंटे लग गए। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि साहब, मंत्री जी के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि वो आपके लिए ट्वीट करते रहें। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इनमें से एक भी व्यक्ति, जैसे आप इस समय सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो देश के अंदर किसी बड़े ही सम्मानित पद पर बैठा हुआ है, कोई अपना ट्वीट नहीं चलाता है। इनके अपने मंत्रालय होते हैं, इनके अपने हैंडलर्स होते हैं, इनके पूरे पूरे डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज होते हैं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पर लोगों को अपडेट कराएंगे। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी काम में व्यस्त थे इसलिए भूल गए होंगे ट्वीट करना। सब कुछ सब पता है, लेकिन केवल इस बात को ढकने का प्रयास कि इतनी भीड़ में से कितने लोग कहां गए किसी को पता ना चले। लोगों के जो मन में डर थे, भय थे, आप उनको सुनेंगे तो आप देखते ही विभत्स हो जाएंगे। घटनाएं देख करके आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए इन तस्वीरों को हम दिखाकर हटा रहे हैं। लोग डरे हुए थे इस तरह से कि ये जो घटनाएं घटित हुई हैं, इसमें ना जाने कितनों ने ही अपनों को खो दिया है, कितने ही परिवारजन घर के अंदर बैठकर सदमे में चले गए हैं। जहां एक और ये तय कर दिया गया था कि मौनी अमावस्या से पहले हुई जो भगदड़ थी, उस भगदड़ के बाद में अब भीड़ नियंत्रण में है। ये पूरा मोमेंटम प्रयागराज के थ्रू दिया गया कि हां, अब सब सही है, चले आओ। तो लोग इस तरह से उम्मीदों में निकलने लगे। तो फिर आपका सूचना और संचार तंत्र कहां था, जो हर एक छोटी बात को लेकर के तुरंत पीआर के माध्यम से चैनल्स पर पहुंच जाता है कि देखिए सब बढ़िया है। आप कहां थे। ऐसे में सरकार के 3 बयान आप देखिए। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि कोई फेक न्यूज फैलाकर भगदड़ मचाई है तो हम उसकी जांच करेंगे। इसमें फेक न्यूज क्या है। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर आने वाली ट्रेन 16 पर चली गई है, यह फेक न्यूज है या फिर मरने वालों की खबर फेक है। क्या फेक है यहां पे। नंबर दूसरी तरफ रेलवे कह रहा है कि फुट ओवर ब्रिज पर एक व्यक्ति फिसल गया था। मतलब एक व्यक्ति फिसल गया, यह तो बिल्कुल ऐसी आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बात है कि एक व्यक्ति फिसला। मतलब आज तक इंसान फिसले ही नहीं कभी। एक व्यक्ति फिसलता है और उससे 18 लोग मर जाते हैं। क्या वो भीम का शिला थी? नहीं। लोग कह रहे हैं नहीं साहब, वो गिरा होगा तो और लोग गिरते चले गए। इसका मतलब इतनी ज्यादा जनता थी ना उस पुल के ऊपर, जो यहां पर पहुंची, फिसलने की नौबत थी ना। गिरते तो लोग हैं ही, लेकिन ऐसी परिस्थितियां कि कोई व्यक्ति कुचलते हुए चला जा रहा है। यह बात निश्चित ही हमें भी अंदर तक सोचने की आवश्यकता है कि लोग जो इस तरह के धार्मिक कार्यों के लिए जा रहे हैं, उनमें इतनी मानवीय संवेदना बचे कि अगर वो किसी व्यक्ति के ऊपर से निकल रहे हैं तो किसी जीव की हत्या करके वो किसी पुण्य के भागीदार नहीं बन सकते। अगर वो किसी व्यक्ति को कुचलकर, किसी व्यक्ति के हक को मारकर, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाकर अगर वो किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो ऐसा धर्म किसी काम का नहीं है।
आप अगर मानव प्राणी की या जीव मात्र की अगर किसी प्रकार की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आपका धर्म नहीं है। यह हम समस्त भारतीयों को धर्म के नाम पर भी समझना होगा। केवल प्रयागराज के संगम में अमृत स्नान करने से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे। अगर पाप धुलने लगते, तो आप लोगों के लिए और इतने सारे क्राइम्स करने के स्थान पर जेलें नहीं होती। उठाकर जेल से भी कैदियों को संगम स्नान करा के कहा जाता कि जाइए, अब आपको मुक्त करते हैं। नहीं, आपके शरीर के अंदर ये स्वच्छता का भाव लाना, आपको धर्म की तरफ यह विमुख हो रहे लोगों को यह याद दिलाना कि नहीं, हमारे धर्म की ये मान्यताएं हैं, हमें ऐसा मानने से पुण्य कर्मों के अंदर बढ़ोतरी होती है। आप सबको यह ध्यान से रखना होगा कि आप किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाकर, बहुत सी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, लोग जा रहे हैं और शीशे फोड़ दे रहे हैं रेल की। ऐसी कैसी धार्मिक यात्रा है कि जब किसी अन्य को दुख पहुंचाकर, जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको दुख पहुंचाकर, कि आप सीट पर नहीं बैठ पाए तो दूसरे का शीशा फोड़ दिया, उसकी आंख फूटी, नाक फूटी, क्या नुकसान हुआ, यह सोचने की हमें आवश्यकता है। लोग हम पर हंसते हैं, हम समस्त भारतीयों को यह सोचने की आवश्यकता है कि हम हास्य पात्र नहीं हो सकते। लोग हमारे ऊपर खिल्लियां बनाते हैं कि ये भारतवासी हैं, देखिए। आज जैसे आप दुनिया के अन्य देशों के ऊपर देखकर चर्चा करते हैं, हमारे सिविक सेंस पर भी हमें विचार करना होगा। पुलिस का कहना था कि एक जैसे नाम वाली दो ट्रेनें आने से यात्री भ्रमित हो गए हैं, इससे आपाधापी मच गई। खैर, न्यूज ने भी अपनी तरफ से पूरे काम किए। एएनआई की तरफ से खबर थी कि स्टैंपेड लाइक सिचुएशन बनकर आई है। ऐसी जानकारी फरवरी 15 के दिन 10:48 पर आती है। फिर धीरे धीरे खबरों के अंदर परिवर्तन होता चला जाता है। फिर सीपीआरओ की तरफ से कोई और कटिंग आती है, नदन रेलवे की तरफ से अलग, मतलब जानकारियां इस तरह से परिवर्तित हो रही थी। और उसके पीछे यह कहा जा सकता है कि हो सकता है किसी को कुछ पता ही नहीं था, इसलिए ऐसी जानकारी आ रही थी। जिम्मेदारों को जिम्मेदारी से ट्वीट करने चाहिए, जिम्मेदारों को जिम्मेदारी से अपनी जानकारियां प्रेषित करनी चाहिए, क्योंकि जो है वो तो सामने निकल कर आएगा ही। जल्दबाजी में कि आपकी बात जल्दी पहुंचे, ऐसे में अगर कोई गलत बात पहुंचती है तो यह अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। खैर, फिलहाल के लिए लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो दिल्ली अपने आप को इस तरह का आधुनिक रेलवे स्टेशन बनने के इंतजार में था, क्या वो कभी अपने आप को इस कलंक से दूर कर पाएगा? आफ्टर ऑल, इस बात का जिम्मेदार कौन है? आप हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारी तैयारियों का वादा किया था। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? मंत्री महोदय ने अपनी तरफ से जानकारी बार-बार देते हुए कहा कि हमने आरपीएफ भेज दी है, हमने हाई लेवल इंक्वायरी बिठा दी है, हम दुख में हैं, जो भी है। लेकिन घटने की टाइमलाइन को उठाकर अगर आप देखते हैं, तो इस टाइमलाइन में आपके ही सबसे ज्यादा चर्चे थे, और वो ये थे, लोग यही पूछ रहे थे कि आफ्टर ऑल रेल मंत्री महोदय, जब आपको इतनी बार रेल दुर्घटनाएं होती हैं और आपको एक ही बात आके बाहर कहनी पड़ती है कि हम बस जांच कर रहे हैं, कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। आपसे जब बार-बार यही सवाल पूछा जाता है, तो सर आप इस पद को छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत से लोग एक सवाल दोहराएंगे और कहेंगे, क्या छोड़ने से काम हो जाएगा? देखिए, छोड़ने से काम होगा या नहीं किसी को नहीं पता है, लेकिन कम से कम एक मोरल रिस्पांसिबिलिटी तो आदमी की आती है ना, कि जब ऐसा कुछ घटित हुआ है। कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने एक रेल हादसे के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। बात यह है कि आपने अपने स्तर पर जब-जब रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, उनके बाद में करा क्या? वो दुर्घटनाएं फिर ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? अब आप पूछेंगे, क्या ये दुर्घटना पहले थोड़ी हुई थी, ये तो फर्स्ट टाइम है? जी नहीं। 2013 में भी सेम प्रयागराज स्टेशन पर बिल्कुल ऐसी ही घटना घटित हुई थी, जहां पर रेलवे स्टेशन पर 40 लोग मारे गए थे। इसी तरह की भगदड़ हुई थी, कुंभ का समय था। इसका मतलब यह हुआ कि प्रयाग में कुंभ के समय पर रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज में ऐसी घटना हुई थी, तो आपके लिए एक मॉडस ऑपरेंडी था कि ऐसा हो चुका है, तो ऐसा फिर होने की पूरी संभावना है। और अगर ऐसा है, तो आपकी तैयारी बनती थी। आपने कहा कि नहीं, हमने तैयारी की थी। अरे सब आपने तैयारी की थी, तभी तो लोग घर से बाहर निकले थे। आपने रेलवे की तरफ से 15 जनवरी को ट्वीट किया, आपने जानकारी दी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कटिंग आई। आपने पूरी तरह से लोगों को बताया कि आप सुनिश्चित हो जाइए, हमने 137 कुंभ स्पेशल ट्रेन चला दी हैं, हमने प्रयागराज के अंदर पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं, 7 एडिशनल स्टेशन हमने इक्विप कर दिए हैं पैसेंजर एमिनिटीज के लिए। रेलवे ने 17 न्यू यात्री आवास बनाए हैं। आपने बूस्टिंग कैपेसिटी के बारे में बताया, आपने तमाम जानकारी दी। आपने कहा कि इंडियन रेलवे 13,000 से अधिक ट्रेनें 46 दिन के अंदर चलाएगा। ये आपके विश्वास पर ही तो जनता बाहर निकली थी। आपने कहा कि 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आपने टिकट काउंटर बताए, रेलवे स्टेशन की संख्या बताई, सीसीटीवी बताए। आपने बकायदा प्रयागराज के लिए पूरी बुकलेट जारी की। निश्चित ही आपकी इस कार्य की तारीफ हुई। आपके लिए लोगों ने सराहना की कि रेलवे ने इतनी बेहतर तैयारियां की हैं। प्रयागराज जब स्टेशन पहुंचते हैं, तो वहां पर रेलवे की तैयारियां देखते ही बनती हैं। लेकिन साहब, आपसे यह सवाल भी पूछा जाएगा कि जब ये तैयारियां थी, तो आपकी चूक कहां हुई? दिल्ली में ऐसा क्यों घटित हुआ? क्यों आफ्टर ऑल आपकी इतनी तैयारियों के बावजूद, जिसमें आपने कहा कि हमने फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगा रखे हैं, हमने वॉलंटियर्स लगा रखे हैं, और देश की राजधानी में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, ये अपने आप में काफी ज्यादा
चिंतनीय विषय है। अगर देश के अंदर प्रयागराज पर भीड़ एकत्रित हो रही है, तो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे सेंटर से होकर। ऐसे में दिल्ली के अंदर ये नजारे सोचने का कारण बनते हैं, और अगर ऐसा है तो इनसे निपटने के लिए तैयारी करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि इस देश ने आपको जब जब आपने कोई सफलता हासिल की है, तब भी सर आंखों पर बिठाया है। जब चेनाब रेल ब्रिज बना हो या वंदे भारत बनी हो, तो आपको क्रेडिट देने में भी लोगों ने कमी नहीं छोड़ी है। लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते आए हैं। लेकिन साहब, आपको इसकी जिम्मेदारी करनी होगी। आपको इस जिम्मेदारी के साथ साथ इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि ऐसी कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत जिसमें लोग कह रहे हैं कि साहब लोग फिसल गए थे, ये सवाल है आपके साथ। पहला, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के हालात क्यों बनने दिए? भीड़ कंट्रोल करने के लिए कोई भी क्यों नहीं था? भीड़ को देखते हुए इंतजाम क्यों नहीं हो रहे थे? 2 स्पेशल ट्रेनें आपने रद्द क्यों की थी? ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म क्यों बदला था? प्लेटफॉर्म पर बदलने के बाद लोगों की आवाजाही का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था? जबकि आपने बजट में जानकारी दी है कि आपके पास हजारों की संख्या में ट्रेन है। बजट में लाखों करोड़ रुपए का बजट आपको दिया गया है, जिसमें सुरक्षा के नाम पर आपको लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बजट दिया गया है। आप लगातार तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे फेलियर्स आपसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि जिसका भी अपना खोया है, वो आने वाले समय में बार बार इसी बात को दोहराएगा कि किसी ना किसी जिम्मेदार ने, जिसे हमने जिम्मेदारी दी थी, वो अपनी बेहतर जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। रेलवे अपने इतने सारे एक्सीडेंट्स को देखते हुए भी 15% पोस्ट वैकेंट रखता है। यह सवाल का जवाब आप ही को देना होगा। रेलवे के अंदर 1.5 लाख सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट फिलहाल वैकेंट हैं, ऐसा आरटीआई में निकल कर आता है। तो यह जवाब भी आप ही को देना होगा। यह जून 2024 की कटिंग के मायने हैं। और तो और, आपके एम्प्लॉइज पर इतना वर्क प्रेशर है, क्योंकि लोग कम हैं तो आप उनसे ज्यादा काम करा रहे हैं, और आपको ही साइकोलॉजिस्ट की सहायता लेनी पड़ रही है अपने एम्प्लॉइज को स्ट्रेस रिलीज कराने के लिए। तो समझना होगा कि प्रबंधन में क्या रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटीज से खिन्न हैं? क्या वो अपनी ड्यूटीज को बर्डन समझ रहे हैं? आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? रेलवे के द्वारा यह समझना होगा कि रेलवे केवल प्राइवेटाइजेशन से नहीं, जो लोग हैं उसकी संख्या को आपको पूरा बल के रूप में प्रयोग करना होगा। बड़ी संख्या में लोगों को बताना होगा। आप इस बात से ना चिढ़े कि लोग आपको रेल मंत्री कहें कि रेल मंत्री कहें। आपको इस बात पर परवाह होनी चाहिए कि जब जब कोई दुर्घटना घटे तो उसका तत्काल प्रभाव से समाधान हो। आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, क्योंकि आप ही ने लोगों को एक उम्मीद दिखाई है। आप दिखाते हैं कि लोग मेरी वजह से रेल के सफर को सुरक्षित माने। आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों को सराहना जब है, तो साहब आप इस बात के लिए भी जिम्मेदारी तुरंत लेकर बाहर आएं और कहें कि साहब ये गलती हुई है। आगे से ऐसी गलतियों के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, वो देखना होगा। भले ही आप खाली खाली रेलवे स्टेशन दिखाएं, लेकिन साहब एक तस्वीर आपके सामने ये आसनसोल रेलवे स्टेशन की है, जो कि पश्चिम बंगाल का है। 16 फरवरी की तस्वीरें हैं। देश भर में रेलवे स्टेशन के जो हालात हैं, वो हालात देखते ही चिंता का कारण बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहां पर किसी भी स्थिति में गिरता है, तो संभव है कि ईश्वर ही उसका रखवाला होगा। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी तरफ से साथियों, आपके साथ और जो भी हमारे देशवासी इस पूरी यात्रा में हैं, उनसे केवल इतनी सी गुजारिश है। हमारा सबका अपना एक धर्म है। हम सब जिस ईश्वर को मानते हैं, उस ईश्वर ने किसी भी रूप में आपने ईश्वर को माना हो, वो ईश्वर आपसे एक चीज की अपेक्षा रखता है, और वो ये है कि आप मानव सेवा को अपनी प्राथमिकता देंगे। मानव सेवा का अर्थ यह है कि आप किसी अन्य को कष्ट पहुंचाकर धार्मिक यात्रा पर ना जाएं। आपकी वजह से अगर किसी अन्य को कष्ट पहुंच रहा है, किसी व्यक्ति को कोई भला व्यक्ति कैसे कुचल सकता है, यह सोचने की बात है। एक इंसान पर दूसरा इंसान चढ़ कैसे सकता है? अब तक देखा था कि लोग सड़क पर गिरे हुए हैं तो लोग नजर बचा के निकल जाते थे, लेकिन यह कौन सा समय आ गया है कि लोग एक से एक के ऊपर से गुजर कर चले जा रहे हैं? क्या हमारे अंदर से हृदय की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं? और अगर हम धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं, तो हम कैसे इन धार्मिक यात्राओं में अपनी संवेदनाओं को घर रखकर जा रहे हैं? ईश्वर भी ऐसे किसी भी घृणित कार्य को, ऐसे किसी भी मन से किए गए गलत कार्य को नहीं स्वीकार करता है। कोई हमारा हमारा जितना भी आस्था ईश्वर में हो, वो जब तक हृदय के अंदर सच्चाई और स्वच्छता नहीं है, ईश्वर भी हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता है। हम सभी भारतीयों को अंततोगत्वा ये सिविक सेंस अपने अंदर विकसित करना होगा कि हम भारतीय दुनिया में भीड़ के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हों, या एक सभ्य नागरिक के रूप में। भारत के बाहर लोग हमको देखकर हंसें, या ये विश्वास करें कि एक भारतीय अगर वहां खड़ा है, तो इसमें समस्त नागरिक अधिकार होंगे। और ये केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस समस्त जो हमारे इस समय के लिसनर्स हैं, हमारे परिवारजन जितने भी हैं, वो अपने छोटे भाई बहन को, माता पिता, अपने बच्चों को, सबको ये समझाएं कि बेटा, धर्म असल में किसी असहाय की सहायता से शुरू होता है, और फिर जहां तक आपकी यात्रा है वहां तक पहुंचता है।